हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे आप लोग। और अपना पाठ 8 चल ही रहा है, चतुर्भुज इसका नाम है। और आज इसमें बात कर रहे होंगे हम एनसीईआरटी उदाहरण 6 और 7 की। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और जबरदस्त उदाहरण है जो मध्य बिंदु प्रमेय मैंने लास्ट क्लास में कराई थी और मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम भी करवाया था। इनको सिद्ध करवाना और इनके स्टेटमेंट्स, मतलब कि इनको कैसे परिभाषित करते हैं, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में की थी। उन्हीं प्रमेयों का यूज करके, मतलब कि मध्य बिंदु प्रमेय का यूज करके हम उदाहरण 6 और 7 को जबरदस्त तरीके से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ, विथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। और यहाँ हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं करना पड़ता है। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। आपको जरूरत है दोस्त एक जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक जबरदस्त स्कोर लाने की। बेहतरीन स्कोर लाने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए बात करते हैं उदाहरण संख्या 6 की, देखते हैं इसमें क्या बातें हो रही हैं। उदाहरण संख्या 6 में दिया है आपको त्रिभुज ABC में, ये एक त्रिभुज है अपना ABC। इसमें दिया है कि D, E और F, ये जो तीनों बिंदु आपको दिख रही हैं, AB भुजा पर D है, BC भुजा पर E है, AC भुजा पर F है। ये तीनों बिंदुएं जो हैं ये क्या है, मध्य बिंदु है। मतलब AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F है। आपको क्या सिद्ध करना है, दर्शाइए कि बिंदुओं D, E और F को मिलाने पर जो त्रिभुज ABC है वो 4 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो 4 त्रिभुज दिख रहे हैं, ये छोटा वाला 1, ये छोटा वाला 2, ये छोटा वाला 3 और ये बीच वाला 4, ये 4 के चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। आपको ऐसा सिद्ध करना है। अगर आपको सभी प्रमेय बहुत अच्छे से पता है तो फटाफट से आप कर लेंगे। आइए देखते हैं इसको हम कैसे सिद्ध कर रहे होंगे। सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको, एक बार बता देता हूं कि मध्य बिंदु प्रमेय में मैंने आपको क्या बताया था। मध्य बिंदु प्रमेय में हमने देखा था कि अगर कोई त्रिभुज है, इस प्रकार से दोस्त कोई त्रिभुज है जिसका नाम मैंने लिख दिया ABC, अगर किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को हमने मिला लिया, मान लो AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, इनको जब मिलाएंगे तो जो DE रेखाखंड है वो BC के क्या होगी, समांतर होगी। मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। ऐसा कौन बताता है हमें? ऐसा बताता है हमें मध्य बिंदु प्रमेय। तो मध्य बिंदु प्रमेय में हमने ये सीखा था। और साथ ही साथ समांतर तो है ही, ये जो DE है वो BC का आधा भी होता है। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको याद होंगी। इसी प्रमेय का यूज मैं यहां पर करके कुछ सिद्ध करना चाहता हूं जो यहां पर बताया गया है। ध्यान देना बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है। दो के दोनों उदाहरण जो आज की क्लास में मैं करा रहा हूं, उदाहरण 6 भी और उदाहरण 7 भी, एकदम ध्यान से देखना है। बात करेंगे सबसे पहले कि AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु F है। ये बात लिखी हुई है ना, ये बात हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इनके जो मिलाने वाला रेखाखंड DF है ना, वो BC के क्या होगा, समांतर होगा। BC के क्या होगा, समांतर होगा। क्लियर है बात इतनी? जब ये DE, ये बात हम लिख लेते हैं, लिखते हुए भी चलते हैं और समझते हुए भी चलते हैं। लिखेंगे D तथा F, D तथा F AB तथा AC के रेखाखंड AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं, AC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ये बात सही है। तो त्रिभुज ABC में मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रमेय के अनुसार हम लिख सकते हैं कि जो DF है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। ये जो DF आपको रेड कलर से लाइन दिख रही है BC के पैरेलल हो जाएगा। और जब DF BC के पैरेलल हो जाएगा तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ये जो DF है ना, ये जो DF है भाई, ये BE के भी समांतर होगा। इतना ले लो इस रेखा के, मतलब BC के समांतर है, इतना पार्ट ले लो इसके भी समांतर होगा, आधा ले लो इसके भी समांतर होगा। मतलब ये पूरी लाइन जब पूरी लाइन के समांतर है तो ये BE के भी समांतर होगी। पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है बातें? तो ये बात यहां पर लिख देंगे कि जो DE है BC के जब समांतर होगा तो ये जो DE
DE है ना, DF, ये जो DF है ना BC के तो समांतर है ही, ये BE के भी समांतर हो जाएगा, क्योंकि BC के समांतर है तो BE के भी समांतर हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो ये हमने एक बात लिख लिया। इसी प्रकार से आप क्या बता सकते हैं, इसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि, यहां ध्यान दो, इसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि ये वाली रेखा इसके समांतर हो जाएगी, इसके समांतर। क्यों? क्योंकि भाई D और E इन दोनों के मध्य बिंदु हैं, इन दोनों के मध्य बिंदु हैं, तो इसके समांतर ये हो जाएगी। कैसा पिक्चर बन रहा है यहाँ पे, एक बार नीचे बना के दिखा दे रहा हूं मैं, जो अभी मैं बात बता रहा हूं आपको, एक बार नीचे इसको ध्यान से समझेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। D इसका मध्य बिंदु है और मैं E का बता रहा था इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है? मध्य बिंदु प्रमेय कहती है कि अगर इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिला दिया तो ये जो रेखाखंड है ये तीसरी रेखाखंड के समांतर होगी। यही बात मैं ऊपर बता रहा हूं कि ये वाली रेखाखंड इस रेखाखंड के समांतर हो जाएगी। तो ये बात भी लिख लेंगे जैसे इसके लिए लिखा, उसी प्रकार से क्या लिखेंगे कि D AB का मध्य बिंदु है तथा E BC का मध्य बिंदु है। D AB का तथा E BC का मध्य बिंदु है, E BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार आप क्या लिख सकते हैं कि DE जो है वो समांतर हो जाएगा AC के, DE जो है वो समांतर हो जाएगा AC के, ये वाला DE पूरे AC के समांतर हो जाएगा। और जब DE AC के समांतर होगा तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि भाई ये DE जो है ना AC के तो समांतर है ही, ये AF के भी समांतर हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, DE जो है वो AF के भी समांतर हो जाएगा, DE जो है वो AF के भी समांतर हो जाएगा, AF के भी समांतर हो जाएगा। और इसी प्रकार से तीसरा आप खुद से कर लेंगे ना, 2 का तो मैंने करा दिया, तीसरा आपको खुद से इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि जो EF है वो पूरे के समांतर तो होगा ही, ये वाला जो EF है पूरे के समांतर तो होगा ही, तो ये EF AD के भी समांतर हो जाएगा। ये बात लिखेंगे कि ये जो EF है ये AD के भी समांतर हो जाएगा। तो ये 3 बातें आपको फोकस में रखनी है, ये 3 बातें आपको दोस्त फोकस में रखनी है। अब ध्यान दो, अब मैं क्या बताने वाला हूं, ये 3 चीज तो हमने सिद्ध कर लिया बढ़िया से। तो अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात ये है कि अभी हमने सिद्ध किया, पहले एक एक को पकड़ेंगे। अभी हमने सिद्ध किया कि ये वाला इसके समांतर है, कहीं दिख रहा है ऐसा लिखा हुआ कि DE जो है वो AF के समांतर है। यहां पर दिख रहा होगा कि DE जो DE है वो AF के समांतर है, आपको यहां पर दिख रहा है ना। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि भाई ये जो EF है, ये जो EF है ये AD के समांतर है। ये भी बात आपको दिख रही है कि जो ये EF है वो AD के समांतर है, ऐसा दिख रहा है। कुछ समझ में आया कि मैं क्या करना चाह रहा हूं? जब आपको ये दिख रहा है कि ये वाला DE AF के समांतर है, ये वाला AD EF के समांतर है, जब दोनों पेयर को मैंने समांतर सिद्ध कर दिया तो मैं बोल सकता हूं कि ADEF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है बातें? तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि DE समांतर है AF के और EF समांतर है AD के। DE, इसको समीकरण बना दूं क्या, 1 2 3, 2 और 3 से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से हम लिख सकते हैं कि ये जो ADEF है, ADEF ये एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। खेल समझ रहे हो इसका, खेल समझ रहे हो क्या? खेल यही था कि आप इसको इसके समांतर दिखा दो, इसको इसके समांतर दिखा दो और इस वाले को इस वाले के समांतर दिखा दो, जो तीनों समांतर मैंने दिखाया, बस यही खेल है। बाकी खेल आपको आता है, मध्य बिंदु प्रमेय यही यूज करना था, यही खेल खेलना था। एक का तो खेल मैंने कर दिया कि ADEF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और आपको पता होगा कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण को मिलाते हैं तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। कौन कौन से, तो ये बात लिखेंगे कि ADF त्रिभुज, ADF जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DEF के, त्रिभुज DEF के। ऐसा क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का अविकर्ण, समांतर चतुर्भुज का अविकर्ण इसको 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज का अविकर्ण जो होता है
ये इसको दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है, विभाजित करता है, त्रिभुज में विभाजित करता है। क्लियर है ना? ये एक प्रमेय है, हमने स्टार्टिंग में इसको सिद्ध भी। तो यहां पर हमने त्रिभुज ADF को त्रिभुज DEF के क्या कर दिया? सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। जैसे मैंने इसको इसके सर्वांगसम किया है, वैसे ही आप इसको इसके भी सर्वांगसम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, एक बार मैं फटाफट से बता देता हूं। यहां देखेंगे कि भाई अब इसको इसके सर्वांगसम कैसे करेंगे, बात समझ रहे हो? तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि ये पूरा जो DF है वो पूरे के समांतर है, मतलब DF जो है वो BE के भी समांतर है और EC के भी समांतर होगा। ऐसा बोल सकता हूं ना मैं कि ये जब पूरे के समांतर है तो ये DF इसके भी समांतर होगा, ये DF EC के भी समांतर होगा। चलो इसको भी लिख ही लो यहाँ पे, DF एक के समांतर BE के तो मैंने बताया ही था। आप ये भी लिख लो कि जो DF है वो EC के भी समांतर है। दोनों बातें लिख लो, DF जो है वो EC के भी समांतर है, ये भी बात लिख लो यहाँ पे, ठीक है? तो आपने देखा भाई कि जो DF है वो EC के समांतर है। ध्यान देना यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूं, समझा दे रहा हूं मैं। आगे तो इसी प्रकार लिखूंगा, इसी प्रकार क्या कि जैसे हमने इसको इसके सर्वांगसम किया, इसी प्रकार ये इसके सर्वांगसम हो जाएगा, इसी प्रकार ये इसके भी सर्वांगसम हो जाएगा, चारों आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे, बात खत्म। लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा ना, समझो पहले कि कैसे ये वाला इसके सर्वांगसम होगा। ये करने के लिए आपको इसको एक सर्वांगसम चतुर्भुज सिद्ध करना होगा। किसको? एक बेहतरीन सा कलर लेने दो जिससे कि ये अलग सा आपको दिख जाए। इसको, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, इसको आपको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ेगा। फिर ये दिखाना पड़ेगा कि इसका जो विकर्ण है वो इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, बात खत्म। तो बात यह है कि इसको सर्वांगसम चतुर्भुज कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध तो हो चुका है। कैसे? आपने देखा कि जो DF है वो EC के समांतर है, DF जो है वो EC के समांतर है। आपने ये भी देखा कि ये जो DE है पूरे के समांतर था, तो ये जो DE है वो FC के भी समांतर होगा। तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, तो कुल मिला के क्या हो गया? ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। मतलब इसका विकर्ण इसको भी दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर देगा। और इसी प्रकार से ये और ये भी एक पूरा का पूरा एक सर्वांगसम चतुर्भुज हो जाएगा और ये आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। कहने का मतलब पहले हमने दिखाया ये इसके सर्वांगसम है, अब हम बात करेंगे कि ये वाला इसके सर्वांगसम होगा। तो लिखेंगे इसी प्रकार जो बीच वाला त्रिभुज है DEF जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके? ECF के सर्वांगसम हो जाएगा। और आपने इसको और इसको भी समांतर चतुर्भुज बता देना है ना? तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे, क्योंकि इनका विकर्ण भी इनको दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करेगा। ठीक है, कौन कौन से? तो लिखेंगे और त्रिभुज DEF जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा किसके? BDE के। तो आपने दिखा दिया कि ये दोनों भी आपस में सर्वांगसम। फिर आपने दिखाया कि ये दोनों भी आपस में सर्वांगसम। आपने पहले ही प्रूव कर दिया क्या? कि ये दोनों भी आपस में सर्वांगसम। मतलब ये किनारे किनारे के तीनों त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, इसीलिए आपस में ये चारों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। तो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने उदाहरण संख्या 7 की तरफ। 7 की तरफ बात करेंगे। L, M और N तीन समांतर रेखाएं हैं जो तिर्यक रेखाओं P और Q द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित की जाती हैं कि L, M और N रेखाखंड P पर समान अंतःखंड AB और BC काटती है। पहले इतना समझ लेते हैं, पहले इतना समझेंगे। ध्यान दो, यहां पर बोल रहा है कि तीन समांतर रेखाएं हैं L, M और N। ये तीनों समांतर रेखाएं हैं और ये P और Q तिर्यक रेखा है जो यहां पर समान अंतःखंड काट रही है। मतलब ये जो AB है ना, ये जो AB है ये BC के क्या है? बराबर है। ये BC के क्या है? बराबर है। ये दोनों के दोनों रेखाखंड आपस में क्या है? बराबर हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आप ध्यान से समझो, आप इस त्रिभुज को जरा देखना। इस त्रिभुज को क्या देख पा रहे हो? इस त्रिभुज में आप क्या देख पा रहे हो? जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो B क्या बन जाएगा? इस पूरे रेखाखंड AC का मध्य बिंदु बन जाएगा कि नहीं? मध्य बिंदु अपने आप बन जाएगा क्योंकि बिल्कुल बीच में है।
बिल्कुल बीच में ही तो होगा। जब ये इसके बराबर है तो बी बिल्कुल बीच में है, मतलब बी मध्य बिंदु हो चुका है। ये क्लियर है चीजें। इसके बाद जब ये पूरे के समांतर है तो इतना भाग, ये वाला भाग इसके समांतर होगा, और मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार जब ये मध्य बिंदु है और ये रेखा इसके समांतर है तो जी को क्या होना पड़ेगा, मध्य बिंदु होना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। तो ये बात पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि यहां पर दिया है ए बी बराबर बी सी, अतः बी बिंदु बी जो है वो AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। ये बात क्लियर है, मध्य बिंदु है। अब जब मध्य बिंदु है भाई तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, AB पूरा त्रिभुज लेंगे ACF में, पूरा का पूरा त्रिभुज लो ACF में। जब M समांतर N के है, जब M ये वाली रेखा M समांतर है इस वाली रेखा N के, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो BG है, इतना पार्ट, इसका छोटा सा टुकड़ा BG समांतर हो जाएगा किसके, CF के। क्लियर है बातें। तो मैं जब M समांतर N के है तो मैं लिख सकता हूं कि BG जो है वो समांतर हो जाएगा CF के। तो आपने अभी तक क्या देखा, आपने अभी तक ये देखा कि ये वाली रेखा जो है इस रेखा के समांतर है, क्योंकि पूरी के समांतर है, इसलिए ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, और ये इसका मध्य बिंदु है। ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो इस त्रिभुज में, जिस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, किस त्रिभुज की, ACF की, ACF में क्या हो रहा है कि एक मध्य बिंदु पता है, ये इसके समांतर पता है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार, प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा, विलोम के अनुसार जी जो है, जी बिंदु जी, जब ये मध्य बिंदु है तो इसको भी मध्य बिंदु होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं। तो जी रेखाखंड AF का मध्य बिंदु होगा, जी रेखाखंड AF का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है। यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर हैं, आसान है, मध्य बिंदु है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। तो आपने अभी तक देखा कि जी जो है वो AF का मध्य बिंदु है। अब दूसरा त्रिभुज पकड़ लो, ये वाला त्रिभुज अब पकड़ लो। जो काम इधर किया वही काम आपको उधर कर देना है। क्या काम, आपने देखा कि ये पूरा L पूरे M के समांतर है, तो इसका छोटा सा टुकड़ा इस छोटे से टुकड़े के समांतर हो जाएगा। पहले इतनी बात लिख लो, क्या त्रिभुज, या ये लिख लो L समांतर है M के, इसलिए AD समांतर हो जाएगा GE के, GE जो है वो समांतर हो जाएगा AD के। तो त्रिभुज AFD में है ना, रेड वाले त्रिभुज में, AFD में ये इसके समांतर है और G इसका मध्य बिंदु है। अभी सिद्ध किया ना इधर कि G जो है AF का मध्य बिंदु है, G AF का मध्य बिंदु है, और के बाद ये वाली बात लिख दो, GE पैरेलल टू AD, GE समांतर है AD के, भाग जा यहां से, भाग जा, पढ़ाने दे, भाग जा, हाँ, GE समांतर है AD के। क्लियर है, ये इसका मध्य बिंदु है और GE समांतर है किसके, AD के। क्लियर है बातें। तो जब दोनों समांतर हैं और ये इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार E जो है वो DF का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय नहीं, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार, विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहां पर ये हो जाएगा कि E जो है वो DF का मध्य बिंदु होगा, E जो है वो DF का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु है। सर ये क्या क्या प्रूव कर दिया, हमें तो ये प्रूव करना था, दर्शाइए कि L, M और N
Q पर भी समान अंतःखंड DE और EF काटती है। मतलब आपको सिद्ध ये करना है कि DE बराबर है EF के, और आपने क्या सिद्ध किया कि E जो है इसका मध्य बिंदु है। अरे भाई मध्य बिंदु है तो ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अतः क्या हो जाएगा कि DE बराबर हो जाएगा EF के। DE जो है वो बराबर हो जाएगा आपका EF के। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बेहतरीन एग्जांपल है बिल्कुल। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण 7, 6 और 7 देखा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण थे। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको फिर भी कोई छोटा भी डाउट आए तो उसको मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, जिसको कि किसी भी लाइव क्लास में मैं उसको दोबारा समझा सकूं, जो आपका डाउट सेशन होता है। क्लियर है बातें। तो वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने प्यारे बेहतरीन कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो एक छोटी और जरूरी बात, उसके बाद आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। इसके साथ ही ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ पर CBSE बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर करते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। और इसके अलावा वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब इसके लिए कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अलावा आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क से फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। तो ये सब कुछ करेंगे, और मैथ्स की प्रैक्टिस तो जबरदस्त चलती रहनी चाहिए। आज के लिए इतना ही था, अपना ध्यान रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।